हेलो स्टूडेंट्स। ये है आज का 3 नवंबर के द हिंदू एडिटोरियल्स। जो द हिंदू के दो एडिटोरियल्स होते हैं, मैं बार बार कहता हूँ कि ये जो दो एडिटोरियल्स हिंदू के होते हैं, छोटे वाले लेफ्ट साइड में, एक ऊपर एक नीचे, दिस इज सफिशियंट। आपको इतना ही पढ़ना है सारे साल। अगर आप इसको ही फॉलो करते हैं तो बाकी के जो बड़े एडिटोरियल्स है वो पढ़ने की जरूरत नहीं है। बाकी के जो बड़े एडिटोरियल्स होते हैं, पहले तो वो बहुत ज्यादा डीप में होते हैं। उतने डीप में आपको पढ़ पढ़ के प्रोफेसर या स्कॉलर नहीं बनना है, आपको पीएचडी नहीं करना है। आपको एग्जाम के लिए जो इन्फॉर्मेशन चाहिए, जितना इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो द हिंदू के अपने वो दो छोटे एडिटोरियल्स में रहता है। बाकी के जो ओपिनियन आर्टिकल्स होते हैं वो कभी कभी बायस्ड होते हैं, बिकॉज वो कभी कभी पॉलिटिशियंस या फिर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स और मिनिस्टर्स के भी आर्टिकल्स आते हैं वहाँ पे। तो दे में बी बायस्ड। दे आर टू डीप और टेक्निकल, काफी डीप और काफी टेक्निकल होते हैं। एग्जाम के लिए उसकी जरूरत नहीं है। उतने सारे फैक्ट्स न तो आप याद रख सकते हैं, ना तो याद रखने की जरूरत है, बिकॉज एग्जाम में आपके पास वर्ड लिमिट है, टाइम लिमिट है। सो वर्ड लिमिट और टाइम लिमिट में डिसेंट आंसर लिखने के लिए, अच्छा आंसर लिखने के लिए द हिंदू के ये डेली के दो छोटे एडिटोरियल्स इतने काफी होते हैं। बाकी बड़े वाले अगर आप नहीं पढ़ेंगे कोई दिक्कत नहीं होगी, एब्सोल्युटली नथिंग। इट्स इंपॉर्टेंट कि आपको पता होना चाहिए क्या पढ़ना है, लेकिन ये भी पता होना चाहिए क्या नहीं पढ़ना है। हर कुछ देख के लगता है कि हाँ ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, सब कुछ पढ़ने जाएंगे तो आप कभी खत्म नहीं कर पाएंगे, रिवाइज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, फाइन। सो स्टार्टिंग 3 नवंबर, या सो 3 नवंबर 2023 के एडिटोरियल्स। पहला जो एडिटोरियल है वो है स्लोइंग मोमेंटम। इस तरह के एडिटोरियल हर महीने आएंगे और फिर क्वार्टर्स में भी आते हैं। इकोनॉमी सितंबर में या अक्टूबर में, इकोनॉमी क्या, ये अक्टूबर के लिए है कि अक्टूबर में इंडियन इकोनॉमी का क्या स्टेटस था उसके ऊपर। क्या ये इंपॉर्टेंट है? बिल्कुल नहीं। हर एक महीने में इकोनॉमी का क्या चेंजेस आ रहा है, क्या हो रहा है, महंगाई ऊपर या नीचे गई, और किस चीज के प्राइसेस ऊपर गए नीचे गए, कितना ग्रोथ हुआ, फॉल हुआ, वो चीजें मंथ ऑन मंथ पे आर नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर एग्जाम। इसमें जो गिवन फैक्ट्स हैं कि 8.1% इस क्वार्टर में, 12.5% उस क्वार्टर में, ये फैक्ट्स एंड फिगर्स बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, एकदम जरूरत नहीं है आपको इस एग्जाम की। आपको ओवरऑल साल में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है वो उसका आइडिया हो जाएगा जब आप इकोनॉमिक सर्वे ये सब पढ़ते हैं। मंथ ऑन मंथ इकोनॉमिक ग्राफ किधर जा रहा है, नॉट रिक्वायर्ड। क्वार्टर ऑन क्वार्टर, नॉट रिक्वायर्ड। सो ये पहला जो आर्टिकल, उसकी जरूरत नहीं है। इसमें कुछ टर्म्स है जो आपके प्रीलिम्स के लिए आपको रीड कर लेने चाहिए, समझ लेने चाहिए। सो इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज, जो कोर इंडस्ट्रीज के 8 सेगमेंट्स है, उनका क्या प्रायोरिटी है, कौन सा सबसे टॉप में है, कौन सबसे नीचे है, किसका वेटेज ज्यादा है, इकोनॉमी के लिए कौन ज्यादा इंपॉर्टेंट समझा जाता है, कौन सा कम इंपॉर्टेंट समझा जाता है। ये फैक्चुअल क्वेश्चंस प्रीलिम्स में आ सकते हैं। पहले आते थे यूपीएससी, अब ये फैक्चुअल क्वेश्चंस उतना ज्यादा नहीं पूछता है। और ये ग्लोबल परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स ये क्या है, कौन बनाता है, इसमें क्या क्या इंक्लूडेड हो रहा है, ये सब आप थोड़ा गूगल में, विकीपीडिया में पढ़ के नोट बना सकते हैं। नॉट दैट इम्पोर्टेंट। दूसरा वाला जो एडिटोरियल है, स्केप कोटिंग, ये दूसरा वाला है। 3 नवंबर का स्केप कोटिंग। स्केप कोट बनाना मतलब बलि का बकरा बनाना। आप कुछ, आपकी कुछ अचीवमेंट, आपकी कुछ गलती है या फेलियर है, उसके लिए आप दोष किसी और पे डाल दे रहे हैं, इसको बोलते हैं स्केप कोटिंग करना, किसी को बलि का बकरा बना देना। फॉर एग्जाम्पल, हिटलर ने ज्यूज को बलि का बकरा बनाया था, ये बोल के कि जर्मनी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हारा ज्यूज के चलते, जर्मनी की इकोनॉमिक कंडीशन खराब है ज्यूज के चलते, जर्मनी में महंगाई है, जॉबलेसनेस है ज्यूज के चलते। तो ज्यूज को स्केप गोट बनाया। सिर्फ हिटलर ने नहीं बनाया ज्यूज को, उसके पहले यूरोप के लगभग हर कंट्री में स्केप बनाया जाता था। यूरोप के किसी भी कंट्री में या फिर इवन रशिया में कोई भी प्रॉब्लम होती थी कहीं पर भी, तो ज्यूस को बनाया जाता था बलि का बकरा, और लोग बोलते थे इनके चलते सारी दिक्कतें हैं। सो उसके चलते एंटी ज्यू फीलिंग पूरे यूरोप में थी। सो ये जो लास्ट 19 सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से लास्ट 75-80 सालों में हम जो देख रहे हैं, इसराइल पैलेस्टाइन या इसराइल अरब डिस्प्यूट, दैट इज द ज्यू वर्सेस मुस्लिम, ज्यू वर्सेस मुस्लिम वर्ल्ड डिस्प्यूट, अरब वर्ल्ड डिस्प्यूट, ये बहुत नया है, ये 75-80 साल पुराना है। उसके पहले 2000 सालों तक, 2000 सालों तक जो डिस्प्यूट रहा है वो रहा है यहूदियों और क्रिश्चियंस के बीच में, ज्यूज और क्रिश्चियंस के बीच में डिस्प्यूट 2000 साल से था। वर्ल्ड वॉर के बाद से वो खत्म हो गया एंड उसका उसकी जगह ले ली
ज्यूज वर्सेस मुस्लिम डिस्प्यूट में। उसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा मैं, कि क्रिश्चियंस और ज्यूज में क्या दिक्कत थी, वाई वाई दे वर टारगेटेड एवरीवेयर, हर जगह उनको क्यों टारगेट किया जाता था। और फिर लास्ट में सबसे बड़ा टारगेट हिटलर ने बनाया उनको, जिसके बाद ये जरूरत समझी गई कि उनका एक खुद का एक मुल्क होना चाहिए, देश होना चाहिए। एंड फिर वो चले आए इसराइल में, जो आज इसराइल है, और उसके बाद फिर मुस्लिम वर्ल्ड से उनका डिस्प्यूट शुरू हुआ। तो वो हम बाद में देखेंगे एक वीडियो में, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि ये 2000 साल क्रिश्चियन और ज्यू का डिस्प्यूट क्यों था। मुस्लिम डिस्प्यूट तो बहुत नया है, ज्यू मुस्लिम डिस्प्यूट बहुत नया है, ठीक है। सो स्केपगोट का मतलब बलि का बकरा बनाना किसी को भी अपनी गलतियों को छुपाने के लिए। सो इस आर्टिकल में बेसिकली क्या बात कर रहे हैं कि रिसेंटली पाकिस्तान ने के जो इंटीरियर मिनिस्टर है, वहाँ पे होम मिनिस्टर को इंटीरियर मिनिस्टर बोलते हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है कि पाकिस्तान में जो क्राइम और टेरर अटैक्स बढ़ गए हैं, क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, इसके जिम्मेदार हैं जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, बेसिकली अफगान्स के बारे में बात कर रहे हैं, जो अफगान्स बिना डॉक्यूमेंट्स के पाकिस्तान में रह रहे हैं। और उन्होंने उनके डेडलाइन दिया गया उन्हें कि 31 अक्टूबर तक वो छोड़ के चले जाएं, वरना उनको डिपोर्ट कर दिया जाएगा, जेल में डाल के उनको वापस अफगानिस्तान भेज दिया जाएगा। सो ये डिपोर्टेशन और अरेस्ट की जो थ्रेट है, उसके चलते अफगान जो रह रहे हैं, गरीब गरीबी में पाकिस्तान में रह रहे हैं, जो अफगानिस्तान से भाग के पाकिस्तान आए थे पिछले कई सालों में, अब वो दिक्कत में है कि कहाँ जाए, जाए तो कहाँ जाए। सो पाकिस्तान वो क्या करने की कोशिश कर रहा है, पाकिस्तान बेसिकली अपनी इंटरनल प्रॉब्लम्स जो है, महंगाई आसमान छू रही है, खाने के लिए बहुत हालत बहुत खराब है। कुछ वीडियोज आ रहे हैं जहाँ पे दिखा रहा है कि अपने बच्चों बच्चों के लिए लोग दूध नहीं खरीद पा रहे हैं, रोटियां नहीं है, खाने को कुछ नहीं है, इकोनॉमिकली हालत खराब है, सिक्योरिटी वाइज हालत खराब है, स्टेबिलिटी वाइज हालत खराब है, हर तरह से हालत खराब है। सो उसीलिए उस वहां से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए अपनी खुद की फेलियर्स, पाकिस्तान की सारी मुश्किलात जो है फेस कर रहा है, उसका कारण उनकी खुद की रेजिमेंट है, उनका खुद का जो मिलिट्री और इंटेलिजेंस का नेक्सस है, उसके चलते हो रहा है सब। एंड वहां से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए ये अफगान्स को बलि का बकरा बना रहे हैं, और बोल रहे हैं कि जो अफगान्स हमारे यहाँ पे रह रहे हैं इलीगली, इनके चलते सारी दिक्कतें हैं। सो इसीलिए ये आर्टिकल है स्केप गोटिंग। लेकिन यहाँ पे हमें बहुत ज्यादा कुछ जानने को इस आर्टिकल में बहुत कुछ नहीं है, देयर इज नथिंग इस आर्टिकल में जो हमें जानने की जरूरत है बहुत ज्यादा। इसमें ऐसा कुछ बहुत ज्यादा दिया भी नहीं है। बट सिंस ये आर्टिकल आया है तो हमारे पास अपॉर्चुनिटी है टू अंडरस्टैंड सम इम्पोर्टेंट थिंग्स। पहली चीज है कि इतने अफगान्स पाकिस्तान में कर क्या रहे हैं, क्यों, क्यों और क्यों आए हैं वहां पे, और अफगानिस्तान पाकिस्तान के रिलेशंस कैसे हैं, क्यों हैं ऐसे। सो सिंस हमारा नेबरहुड है अफगानिस्तान पाकिस्तान, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड। ओके, सो हिस्टोरिकली एक ब्रिटिश एम्पायर था, ब्रिटिश एम्पायर था जिसमें पाकिस्तान भी उसका हिस्सा था, और उसके बगल में अफगानिस्तान का किंगडम था, अंडर अ किंग, एक आमिर, वहाँ का जो किंग होता है उसको आमिर कहते थे। सो ये मैप है। सो बेसिकली ये जो रेड लाइन है ये है बॉर्डर अफगानिस्तान पाकिस्तान की, इस लाइन को बोलते हैं डूरंड लाइन, दिस इज कॉल्ड द डूरंड लाइन। एक ब्रिटिश ऑफिशियल थे, मॉर्टिमर डूरंड, उन्होंने डिस्कशन किया था अफगानिस्तान के किंग के साथ, और ये लाइन डिसाइड की गई थी, इसको डूरंड लाइन कहते हैं। इस लाइन के इधर ब्रिटिश इंडियन एम्पायर था, इंक्लूडिंग पाकिस्तान एंड इंडिया एंड बांग्लादेश, एंड उसके उधर अफगान एम्पायर। इन्होंने लाइन खींचा कि इस लाइन के उधर तुम, इधर हम, बीच में एक दूसरे में हम इंटरफेयर नहीं करेंगे। सो ये लाइन बॉर्डर थी ड्यूरिंग द ब्रिटिश एम्पायर। लेकिन इस लाइन को बहुत आर्बिट्ररीली बनाया गया था, मतलब कि अफगानिस्तान में बहुत सारे कम्युनिटीज रहती हैं, बट जो सबसे बड़ी कम्युनिटी है वो है पश्तून्स की, पश्तून या पख्तून बोलते हैं जिन्हें। ये पश्तून्स मोस्टली इस जगह पे रहते हैं। बट बात यह है कि वो सिर्फ लाल लाइन के उधर नहीं रहते, लाल लाइन के इधर भी रहते हैं। सो पश्तून्स यहाँ भी मिलते हैं। सो बेसिकली ये पूरा एरिया है जहाँ पे पश्तून्स
मिल जाएंगे, ईरान में भी मिलेंगे, बट ये एरिया है जहाँ पश्तून्स मिलेंगे। सो जैसे ही ब्रिटिश एम्पायर खत्म हुआ और ब्रिटिश चले गए, एक नया कंट्री बन गया पाकिस्तान। तब से अफगानिस्तान के लोगों की डिमांड रही है कि ये जो डूरन लाइन था, ये प्रॉपर बॉर्डर नहीं है। ये बॉर्डर ने हमारे जो लोग हैं पश्तून, पश्तूनों को दो देशों में अलग अलग कर दिया। कुछ पश्तून पाकिस्तान में रह गए, कुछ अफगानिस्तान में रह गए। ये सारे पश्तून वाली जो जगह है वो हमको चाहिए। हिस्टोरिकली सारी पश्तून वाली लैंड हमारी थी और हमको चाहिए। सो अफगानिस्तान ने हमेशा से पाकिस्तान से पश्तून वाले लैंड्स की मांग की है। कभी कभी मांग में सिर्फ ये नॉर्थ वेस्ट वाला जो एरिया है, फेडरली एडमिनिस्टर्ड ट्राइबल एरियाज जो यहाँ पे हैं, जहाँ पे स्वात और ये सब हैं, बन्नू स्वात एंड ऑल दोस थिंग्स, ये एरिया जो है इसकी डिमांड अक्सर रहती है। बट कभी कभी वो ये भी डिमांड करते हैं जो आपका बलूचिस्तान का एरिया है। बलूचिस्तान में भी कुछ एरियाज है जहाँ पे बहुत सारे पश्तून रहते हैं। ये बलूचिस्तान वाला एरिया डिमांड करने का एक रीजन ये भी है कि देखिए आप, अफगानिस्तान इज अ लैंड लॉक्ड कंट्री, लैंड लॉक कंट्री है जिसके समुंदर का कोई एक्सेस नहीं है। समुंदर का एक्सेस होना बहुत जरूरी है इकोनॉमी के लिए, सो ट्रेड के लिए। सो उनको डिपेंड करना पड़ता है पाकिस्तान के ऊपर, ईरान के ऊपर और बाकी कंट्रीज के ऊपर अपना माल ट्रांजिट करने के लिए, समुद्र तक पहुंचाने के लिए, पोर्ट्स तक पहुंचाने के लिए। सो अफगानिस्तान ने हमेशा से कहा है कि ये पश्तून वाले इलाके हिस्टोरिकली हमारे थे, और ये ब्रिटिश ने ये लाइन खींच के ये अलग कर दिया, और अब हमारे पास समुंदर का एक्सेस भी नहीं है। हमें समुंदर का एक्सेस, हमारे पास पोर्ट भी होने चाहिए। सो इसकी डिमांड रहती है सिंध वाले, आई मीन बलूचिस्तान का जो पश्तून वाला एरिया है, बट मोस्टली डिमांड इस एरिया के लिए रहती है, ये जो नॉर्थ वेस्ट पाकिस्तान का एरिया है। ओके, सो ये डिमांड हमेशा से रही है, और पाकिस्तान और अफगानिस्तान में ये हमेशा एक दिक्कत रहा है। इसके चलते हमेशा डिस्प्यूट्स रहे हैं। इनफैक्ट 1950 60s में अफगानिस्तान पाकिस्तान की लड़ाइयाँ हुई हैं। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पे अटैक किया हुआ है, और एंड उस टाइम पे अफगानिस्तान में तालिबान नहीं था, तालिबान बाद में आया। उस टाइम पे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स इलेक्शन होते थे, और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स, अफगानिस्तान में कभी कभी सेक्युलर गवर्नमेंट्स भी थी जहाँ पे गवर्नमेंट ने बोला था कि रिलीजन से हमारा कुछ लेना देना नहीं है, हम सेक्युलर रहेंगे। ऐसी भी गवर्नमेंट्स अफगानिस्तान में रही हैं पहले। सो ये डिस्प्यूट के चलते जैसे ही इंडिपेंडेंस मिला पाकिस्तान को और इंडिया को, तो अफगानिस्तान ने मांग करनी शुरू की, और पाकिस्तान ने बोला हम नहीं देंगे। तो उसके चलते अफगानिस्तान वाज द ओनली कंट्री जिसने यूनाइटेड नेशंस में पाकिस्तान का इंक्लूड होने को अपोज किया था। मतलब पाकिस्तान यूनाइटेड नेशंस का हिस्सा होना चाहिए कि नहीं, उसमें उसके अगेंस्ट में वोट दिया था अफगानिस्तान ने कि अब पाकिस्तान शुड नॉट बी अलाउड टू ज्वाइन यूनाइटेड नेशंस। तो रिलेशंस पहले से बहुत खराब रहे हैं। बट उसके बाद क्या होता है कि 1970s में ऊपर से ये जो आपके आज के जो बाकी स्थान है, ये सेंट्रल एशिया के जो कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये सब सोवियत के अंडर थे, सोवियत रशिया के अंडर, सोवियत रशिया यूएसएसआर के अंडर में थे। सोवियत रशिया ने 1970s में अफगानिस्तान पे अटैक किया, अफगानिस्तान को इन्वेड किया सोवियत रशिया ने। कोल्ड वॉर का टाइम था। कोल्ड वॉर के टाइम पे जब अफगानिस्तान को इन्वेड किया रशिया ने, तो अमेरिका ने सोचा ये तो गड़बड़ हो गई। कोल्ड वॉर में एक लड़ाई चल रही थी कि कौन कितने सारे कंट्रीज को अपने कंट्रोल में लेगा, अमेरिका ज्यादा कंट्रीज को अपने कंट्रोल में लेगा, या रशिया, सोवियत यूएसएसआर ज्यादा कंट्रीज को अपने कंट्रोल में लेगा। यहाँ पे अफगानिस्तान अगर सोवियत के कंट्रोल में चला जाए, तो यूएस, आई मीन रशिया, अमेरिका को लगता कि ये तो हमारे लिए लॉस हो गया। ठीक है, एंड उधर से पाकिस्तान को लग रहा था कि अब रशिया की का अगला टारगेट पाकिस्तान होगा, अब रशिया पाकिस्तान में घुसेगा। और वहीं पे या इस डर से पाकिस्तान एंड अमेरिका और साथ में सऊदी अरेबिया, इन सब ने मिलके प्लान बनाया कि रशिया को यहाँ से भगाना पड़ेगा। अमेरिका और पाकिस्तान ने मिलके कुछ एक फोर्स खड़ी की, उस फोर्स को ट्रेनिंग दी, उसको हथियार दिए, उसको पैसे दिए। उस फोर्स का नाम था मुजाहिदीन। मुजाहिदीन जो आगे चल के, जिसमें से एक ग्रुप निकल के तालिबान बन गया। मुजाहिदीन में से भी कुछ लोग निकल के बाद में तालिबान बन गए। वो मुजाहिदीन को खड़ा किया था अमेरिका और पाकिस्तान ने मिलके। अमेरिका के पहले पैसे, हथियार, पाकिस्तान की ट्रेनिंग, ये सब मिला के लास्ट में रशिया को, सोवियत रशिया को हारना पड़ा। यूएसएसआर हार गया क्योंकि मुजाहिदीन के हाथ में
अमेरिकन हथियार थे। फॉर एग्जांपल सोवियत के का बहुत इम्पोर्टेंट हथियार था हेलीकॉप्टर। वो हेलीकॉप्टर से ऊपर से बम गिराते गिराते थे। अमेरिका ने मुजाहिदीन के हाथ में दे दिया स्टिंगर मिसाइल्स। वो कंधे पे रख के चलाते हैं उसको। और वो स्टिंगर मिसाइल क्या होता है कि वो हेलीकॉप्टर को पूरा चेज करता है। हेलीकॉप्टर जहां जा रहा है वो मिसाइल सीधा नहीं जाता, वो हेलीकॉप्टर के पीछे पीछे जाके हेलीकॉप्टर को हिट करता था। जब स्टिंगर मिसाइल आ गए मुजाहिदीन के हाथ में, तो हर दिन दसों बीसों पच्चीस पच्चीसों हेलीकॉप्टर गिरने लगे सोवियत के। सोवियत के बहुत लॉस हुए और भागना पड़ा। और ये मुजाहिदीन गेरिला वॉरफेयर कर रहे थे। गेरिला वॉरफेयर का मतलब होता है हिट एंड हाइड। मतलब लड़ाई करके छुप जाओ, मार के छुप जाओ, गोली चला के छुप जाओ, बम मार के छुप जाओ। इसके चलते उनको पकड़ना और उनसे लड़ाई करना मुश्किल होता है। जो इंडिया में माओइस्ट करते हैं, माओवादी लोग करते हैं गेरिला वॉरफेयर। इट्स नॉट गोरिल्ला, इट्स गेरिला। इसको कहते हैं गेरिला वॉरफेयर। कहते हैं गेरिला वॉरफेयर, हिट एंड हाइड, मार के छुप जाओ। फ्रंट ऑन, सामने सामने लड़ाई नहीं करनी है। सामने लड़ाई में हार जाएंगे, बिकॉज अगर सामने वाले की बहुत बड़ी सेना है, आप कुछ लोग हैं, तो आपको ये करना पड़ता है गेरिला वॉरफेयर, हिट एंड हाइड। आप मार के छुप जाएंगे। आप अगर सामने फ्रंट ऑन लड़ाई करने जाएंगे तो खत्म हो जाएंगे मिनट्स में। सो ये सब करके सोवियत रशिया को हार मिली और वहां से सोवियत रशिया चला गया। एंड मुजाहिदीन में से कुछ ग्रुप निकल के तालिबान बन गए। पाकिस्तान को लगा कि तालिबान अगर रूल करेगा अफगानिस्तान को, तो तालिबान इज ऑल्सो रेडिकल ग्रुप, रेडिकल इस्लामिस्ट ग्रुप, टेरर ग्रुप। एंड पाकिस्तान में उस समय जो रिजीम थी जिया उल हक की, जिया उल हक की, यस, वो भी मोर और लेस रेडिकल रिजीम ही थी, रिलीजन को लेकर बहुत सीरियस। तो ये सिमिलैरिटी के चलते ये बॉर्डर डिस्प्यूट को भूल जाएंगे और अफगानिस्तान वो पश्तून वाला एरिया का डिमांड नहीं करेंगे। तो तालिबान को रहने देते हैं। पाकिस्तान वांटेड कि अफगानिस्तान में तालिबान का रूल रहे, दोस्ती रहेगी हमारी, बिकॉज हमारे रिलीजियस थॉट सिमिलर हैं, हमारे रेडिकलिज्म सिमिलर है। और उसके चलते ये दोस्ती हो जाएगी और ये लोग पश्तून का जो लैंड है, पश्तूनिस्तान, ये जो लैंड है यहाँ पे जहाँ पे पश्तून्स रहते हैं, इसको कहते हैं पश्तूनिस्तान, जो जिसको डिमांड चल रही है, जिसकी डिमांड अफगानिस्तान कर रहा है। दिस एरिया जो मैंने दिखाया है, जिस जहाँ पे पश्तून्स रहते हैं, इसको कहते हैं पश्तूनिस्तान, जो पाकिस्तान से अफगानिस्तान डिमांड कर रहा था। बट पाकिस्तान को लगा कि तालिबान रहेगा तो सब सॉर्टेड आउट होगा। बट फिर 2001 आता है, और पाकिस्तान के साथ रिलेशन अच्छे भी थे तालिबान के। इनफैक्ट इंडिया का जो एयरलाइन, इंडियन एयरलाइंस का जो हाईजैक हुआ था, उसको कंदाहार, अफगानिस्तान के कंदाहार में लेके गए थे पाकिस्तानी टेररिस्ट। और कंदाहार में अफगान तालिबान रूल के अंडर अफगानिस्तान ने उसको अलाउ भी किया था। सो एनीवेज, फिर आता है 2001। 2001 में ओसामा बिन लादेन अमेरिका के ऊपर 26/11 करवाता है। 26/11, 26 नवंबर 2001, इन अल कायदा अंडर ओसामा। और वो करने के बाद ओसामा आके छुप जाता है अफगानिस्तान में, तालिबान रूल्ड अफगानिस्तान में। तालिबान इज रूलिंग अफगानिस्तान इन 2001, एंड ओसामा आके छुप जाता है वहां पे। अमेरिका बोलता है तालिबान को, अफगानिस्तान तालिबान को, कि ओसामा को हमारे हवाले कर दो। तालिबान बोलता है हम नहीं करेंगे। अमेरिका अटैक करता है अफगानिस्तान के ऊपर, और पाकिस्तान को बोलता है अमेरिका कि भाई हम लोग तो पार्टनर्स रहे हैं, तुमने जितनी बार भी इंडिया के साथ लड़ाई की है हमने तुमको हेल्प किया है। यस, पास्ट में कारगिल वॉर के पहले जितनी भी पाकिस्तान से हमारी लड़ाइयाँ हुई हैं, उसमें अमेरिका ने हेल्प किया है पाकिस्तान का, रशिया ने हेल्प किया हमारा।
अमेरिका हैज ऑलवेज हेल्प पाकिस्तान बिफोर द कारगिल वॉर। कारगिल वॉर के टाइम पे अमेरिका दिखने की कोशिश कर रहा था कि वो न्यूट्रल है, बट इनडायरेक्टली पाकिस्तान की हेल्प कर रहा था, बिकॉज कारगिल वॉर के टाइम पे इंडिया ने हेल्प मांगी थी अमेरिका से कि तुम्हारा जो जीपीएस सिस्टम है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम जीपीएस, वो हमको दो, हमको वहां से डेटा चाहिए, सो दैट हम देख सकें कि कारगिल में कहाँ कहाँ पे, पहाड़ के ऊपर कहाँ कहाँ पे पाकिस्तान के सैनिक छुपे हुए हैं। लेकिन अमेरिका ने वो रिफ्यूज कर दिया देने से। तो अमेरिका ने इंडिया की हेल्प नहीं की, इनडायरेक्टली पाकिस्तान की हेल्प की, जीपीएस शेयर नहीं करके कारगिल में। बट उसके पहले ओपनली अमेरिका ने पाकिस्तान को हमेशा सपोर्ट किया था। सो अब जब पाकिस्तान के नेबरहुड में तालिबान वाले अफगानिस्तान पे अटैक किया अमेरिका ने, तो अमेरिका ने पाकिस्तान से हेल्प मांगा कि अमेरिका से बार बार जेट उड़ के नहीं आ पाएंगे, तो पाकिस्तान के जो एयर बेसेस है उसकी जरूरत, उसकी हेल्प लगेगी। तो बोला कि पाकिस्तान, तुम सिंस अफगानिस्तान के बगल में हो, तुम्हारा लैंड हम यूज करेंगे अफगानिस्तान पे अटैक करने के लिए, उसके लिए तुमको बहुत पैसे मिलेंगे, हथियार मिलेंगे, डॉलर्स मिलेंगे। सो अमेरिका, पाकिस्तान ने बोला ठीक है। पाकिस्तान ने यहाँ पे डबल गेम खेला, उसने अमेरिका को बोला ठीक है हम तुमको हेल्प करेंगे, हमारे लैंड पे आओ, पैसे दो, हथियार दो, और हमारे यहाँ से अफगानिस्तान पे अटैक करो। लेकिन पाकिस्तान को तालिबान से भी प्यार था, तो पाकिस्तान अमेरिका को दिखा रहा था कि वो अमेरिका की हेल्प कर रहा है, बट एक्चुअली पाकिस्तान तालिबान की भी हेल्प कर रहा था। यहाँ पे वो डबल गेम खेल रहा था। जब तक कि अमेरिका को मालूम चला कि पाकिस्तान उनको डबल गेम खेल रहा है, तब तक अब तालिबान ऑलमोस्ट बहुत स्ट्रांग हो चुका था। और एंड वहां से अमेरिका को भागना पड़ा रिसेंटली। सो स्टार्टिंग में जब अटैक हुआ अफगानिस्तान के ऊपर, जब अमेरिका ने किया तालिबान के ऊपर, तो पहले कुछ महीनों में ही तालिबान को लगा, अमेरिका को, कि तालिबान मिट चुका है, तालिबान को हमने मिटा दिया। बट तालिबान एक्चुअली अफगानिस्तान में इधर उधर छुप गए थे, कॉर्नर्स में छुपे हुए थे, पाकिस्तान उनको हेल्प कर रहा था। बाद में पाकिस्तान के ही हेल्प से वो आस्ते आस्ते और पावरफुल होते 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 2021 2021 में, 2021 में फाइनली उन्होंने वापस फिर से अफगानिस्तान को पूरा कैप्चर कर लिया। ओके, सो 15 अगस्त, यस 15 अगस्त था, 15 अगस्त 2021 को तालिबान ने वापस अमेरिका, अमेरिका घुसा था 2001 में, 2001 में, और 2021 में फिर अमेरिका वापस भागा वहां से। तो 20 साल मोटा मोटी लगभग अमेरिका की लड़ाई चली तालिबान से। स्टार्टिंग में तालिबान लगा हार गया है, बट फिर तालिबान ने रीग्रुप करके आस्ते आस्ते आके वापस कैप्चर कर लिया। अमेरिकन सब ने बहुत सारे हथियार भी छोड़ के भाग गए, और एज अ रिजल्ट तालिबान वाज विक्टोरियस। आपको याद होगा तालिबान ने जब कैप्चर किया वापस काबुल और अफगानिस्तान, तो पाकिस्तान में जश्न का माहौल था, पाकिस्तान बहुत खुश हो रहे थे कि यस वापस तालिबान आ गया है, हमारे भाई हैं तालिबान, तालिबान इज आर फाइटर्स, फ्रीडम फाइटर्स, एंड अब तालिबान के साथ मिलकर हम इंडिया को मजा चखाएंगे। पाकिस्तान का ओपनली ये सोचना था कि अब तालिबान आ गया है बगल में, तालिबान पाकिस्तान भाई भाई, अफगानिस्तान पाकिस्तान अब मिलकर इंडिया को मजा चखाएंगे कश्मीर में। बट गड़बड़ हो गई। पाकिस्तान हमेशा चाहता है कि अफगानिस्तान अनस्टेबल रहे या फिर तालिबान जैसे किसी टेरर ग्रुप के अंडर में रहे। क्यों? पाकिस्तान कभी नहीं चाहता कि अफगानिस्तान में एक स्टेबल डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हो। क्यों? क्योंकि वहां पे जब भी स्टेबल डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होगी, अगर वो कंट्री पीसफुल रहेगी तो पावरफुल हो जाएगी। अगर वहां पे पीस रहेगा, अगर शांति रहेगी, तो डेवलपमेंट होगी, कंट्री स्टेबल और पावरफुल हो जाएगी अफगानिस्तान। तो जिस दिन पावरफुल होगी, वो डिमांड करेगी कि हमारा पश्तूनिस्तान हमको वापस करो, डूरन लाइन को हम नहीं मानते हैं। डूरन लाइन, पाकिस्तान बोलता है कि डूरन लाइन बॉर्डर है जो ब्रिटिश बना के गए, अफगानिस्तान बोलता है कि हम डूरन लाइन को नहीं मानते हैं, डूरन लाइन के उस तरफ तुम्हारे वहां पर भी हमारे बहुत सारे पश्तून हैं, वो एरियाज भी हमको चाहिए। अगर अफगानिस्तान कमजोर रहेगा, अनस्टेबल रहेगा, भूखा रहेगा, लड़ाई करते रहेगा, सिविल वॉर चलती रहेगी, तो वो ये डिमांड नहीं कर पाएंगे। पाकिस्तान चाहता है कि तालिबान जैसा रूलर रहे, तालिबान जैसा रिजीम रहे, या तो टोटली कोई रिजीम ही ना रहे अफगानिस्तान में, अफगानिस्तान अनस्टेबल और गरीब बना रहे। सो ये पाकिस्तान वॉज वेरी हैप्पी कि तालिबान फिर से आ गया है, और तालिबान है तो अफगानिस्तान स्टेबल कभी नहीं होगा, वो लड़ाई करते रहेंगे, टेरर अटैक होते रहेंगे, ऑल दोस थिंग्स। बट गड़बड़ हो गई। गड़बड़ ये हुई कि पाकिस्तान में भी एक टेरर ग्रुप है। पाकिस्तान में एक टेरर ग्रुप है जिसका नाम है टीटीपी, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, तहरीक ए, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, टीटी।
ये टीटीपी जो है ये थोड़ा आईएसआईएस टाइप के हैं, बहुत ही कट्टर। इनका मानना है कि पाकिस्तान का जो सिस्टम है वो टोटली एंटी इस्लामिक है। पाकिस्तान इज एन एंटी इस्लामिक कंट्री बिकॉज पाकिस्तान में शरिया लॉ नहीं है। पाकिस्तान इज नॉट रन बाय शरीयत लॉ। और पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशन है, कोर्ट्स है, पुलिस है, ये क्या है? दिस इज नॉट एन इस्लामिक रिपब्लिक। पाकिस्तान शुड बिकम एन इस्लामिक रिपब्लिक जहां पे 100% शरिया रूल होगा। सो पाकिस्तान को शरिया कंट्री बनाने के लिए ये टेररिस्ट ग्रुप तहरीक तालिबान पाकिस्तान पाकिस्तान की गवर्नमेंट और आर्मी से लड़ाई कर रहा है। अब इसने बहुत सारे टेरर अटैक्स किए हुए हैं पाकिस्तान में। बहुत पाकिस्तान लास्ट 2-3 सालों में पाकिस्तान के बहुत सारे सोल्जर्स मारे गए हैं, बहुत सारे सिविलियंस मारे गए हैं, स्कूल के बच्चे मारे गए हैं, बहुत कुछ हुआ है। सो पाकिस्तान इनसे परेशान है। लेकिन ये तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो टेरर ग्रुप है, इसका पाकिस्तान में जो तालिबान गवर्नमेंट है उससे रिलेशन अच्छे हैं। अफगान तालिबान और ये पाकिस्तानी तालिबान, तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो पाकिस्तान में है, जो पाकिस्तान में लोगों को मार रहे हैं, ये पाकिस्तानी तालिबान, और अफगान में जो रूल कर रहे हैं अफगानिस्तानी तालिबान, दोनों के रिलेशन अच्छे हैं। जब भी पाकिस्तान आर्मी तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी पाकिस्तान तालिबान को घेर लेती है, तो वो भाग के चले जाते हैं अफगानिस्तान में और फिर बाद में आ जाते हैं। तो पाकिस्तान बार बार बोलता है अफगानिस्तान में तालिबान को कि तुम ये टीटीपी को हेल्प मत करो, टीटीपी हमारा दुश्मन है। लेकिन तालिबान इज नॉट लिसनिंग, तालिबान नहीं सुनता है। बिकॉज एंड ऑफ द डे तालिबान नहीं चाहता है कि वो पाकिस्तान का से ऑर्डर्स ले। वो सोचते हैं कि हम भी एक सॉवरेन कंट्री हैं, अफगानिस्तान हमारी कंट्री है, वी आर सॉवरेन, हम उससे ऑर्डर क्यों लेंगे? हम ऑर्डर नहीं लेंगे। इनफैक्ट हम भी पश्तूनिस्तान लेंगे। इनफैक्ट जो करंट अफगान अफगानिस्तान में जो तालिबान गवर्नमेंट है उसने भी पाकिस्तान से मांगना शुरू कर दिया है। डूरन लाइन के उधर की रीजन्स को बोलते हैं कि वो हमारा है, हम लेके रहेंगे। सो पाकिस्तान में बहुत खुशी मनाई गई थी 2021 में कि जब तालिबान रूल वापस आ गया अफगानिस्तान में, अमेरिकन भाग गए। लेकिन अब वहां पे हालत खराब है। अब ये तालिबान के साथ भी उनके रोज यू नो अक्सर आप न्यूज में सुनेंगे कि उनका जो तोरखम बॉर्डर है, तोरखम एक पाकिस्तान अफगानिस्तान का जो डूरन लाइन है, वहां पे एक ओपनिंग है, गेट है जहां से लोग आते जाते हैं, तोरखम। या फिर एक और है, उसका नाम है, नाम याद नहीं आ रहा अभी। सो तोरखम या फिर इन सब जगहों पे अक्सर गोलियां चल रही हैं दोनों साइड से। पाकिस्तान तालिबान वाले सॉरी अफगानिस्तान तालिबान इज फायरिंग ऑन पाकिस्तान, पाकिस्तान सोल्जर्स आर फायरिंग बैक, लोग मर भी रहे हैं। रिलेशंस बहुत खराब है। आपको दिखता होगा उनके क्रिकेट मैच में भी अम, अफगानिस्तान के लिए सबसे बड़ी जीत होती है जब वो पाकिस्तान को हराते हैं। बहुत ही एनिमोसिटी, बहुत दुश्मनी है। लगभग कह सकते हैं कि जैसे इंडिया पाकिस्तान की दुश्मनी है, वैसे ही पाकिस्तान अफगानिस्तान की दुश्मनी करेंटली है। सो पाकिस्तान को लगा था कि तालिबान आने से इट विल बी गुड फॉर देम और दोनों मिलके फिर इंडिया को मजा चखाएंगे। बट पाकिस्तान इज नाउ सफरिंग बिकॉज उनके खुद के कंट्री में एक तहरीक तालिबान पाकिस्तान है जिसको अफगान तालिबान हेल्प करते हैं। ठीक है। सो ये है द सिचुएशन। एंड अच्छा, अब इतने सारे जो रिफ्यूजीज हैं जिनको भगाने की कोशिश कर रहा है पाकिस्तान, बोल रहा है कि अफगान अपने कंट्री में चले जाओ, ये यहाँ पे क्यों आए हैं? वाई आर दे इन पाकिस्तान? सो आपको समझना पड़ेगा कि अफगानिस्तान जहाँ पे है, बहुत सारे दशकों से उसने बहुत इंस्टेबिलिटी फेस की है। सो 1970s में जब रशिया ने अटैक किया, सोवियत यूनियन ने अटैक किया अफगानिस्तान के ऊपर, तो बहुत सारे अफगान भाग के पाकिस्तान में घुस गए। उसके बाद जब तालिबान रिजीम आई, तालिबान ने जब सरकार बनाई, तो तालिबान भी एक एक्सट्रीमिस्ट रेडिकल इस्लामिक गवर्नमेंट थी। जो लिबरल्स थे कुछ अफगानिस्तान में, जिनको डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट चाहिए था, जिनको तालिबान ढूंढ 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 के जिनको मार रही थी तालिबान, वो भाग के पाकिस्तान में आ गए। उसके बाद फिर अमेरिका ने अटैक किया जब अ, अफगानिस्तान के ऊपर, 2001 से लेकर 2021 तक 20 सालों तक लड़ाई चली। उसमें बहुत सारे लोग भाग के आ गए। सो अफगानिस्तान हैज बीन इन सिविल स्ट्राइफ, ब्लडशेड एंड वॉर फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। वहाँ के लोग भाग के ईरान में जाते हैं या पाकिस्तान में आते हैं। ज़्यादातर लोग पाकिस्तान में आते हैं, ईरान में कम जाते हैं। बिकॉज ईरान अफगानिस्तान का बॉर्डर बहुत ही डिफिकल्ट है क्रॉस करना, वहाँ पे बहुत ही पहाड़ वहाड़ हैं और पाकिस्तान की तरफ घुसना ईजी है। सो आ जाते हैं। और पाकिस्तान की तरफ घुसना ईजी इसलिए भी है कि अफगानिस्तान से लगा हुआ जो पाकिस्तान के जिले हैं, जो पाकिस्तान के डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो कि अफगानिस्तान से लगे हुए हैं, वहाँ भी तो पश्तून है।
पाकिस्तान में भी पश्तून है अफगान बॉर्डर के पास, जो अफगानियों के लिए फील करते हैं, बिकॉज कल्चर सेम है। सो ये पश्तून जो पाकिस्तान में रहते हैं, पाकिस्तान के सिटीजन्स हैं, उनकी हमदर्दी है अफगानों के लिए, तो वो उनको अंदर घुसा लेते हैं। सो ये सब है। अब इसके चलते आर्टिकल में लिखा हुआ है कि आर्टिकल में लिखा हुआ है कि पाकिस्तान में जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं उसके लिए बलि का बकरा बनाया जा रहा है ये रिफ्यूजियों को, और इनको वापस अफगानिस्तान में भगाया जा रहा है। लेकिन एक्चुअली पाकिस्तान में जितनी प्रॉब्लम्स हैं, वेदर इट इज इकोनॉमिकल प्रॉब्लम, सिक्योरिटी प्रॉब्लम, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, वो सारी पाकिस्तान की खुद की क्रिएशन है। पाकिस्तान की खुद की मिलिट्री और इंटेलिजेंस ने वो क्रिएट किया है, इंटेलिजेंस सर्विसेज आईएसआई ने, वो किसी और ने नहीं की है। इनफैक्ट जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, टीटीपी, पाकिस्तान में भी एक तालिबान है जो पाकिस्तानियों को मार रही है, ये भी पाकिस्तान की क्रिएशन है। पाकिस्तान हैज क्रिएटेड दिस, क्योंकि पाकिस्तान का एक डुअल पॉलिसी है, गुड तालिबान बैड तालिबान। जो टेररिस्ट इंडिया पे अटैक करते हैं, दे आर गुड, दे आर गुड तालिबान। उनको हीरो की तरह वर्शिप किया जाता है, उनको हीरो समझा जाता है पाकिस्तान में। लेकिन जो पाकिस्तान में बम फोड़ते हैं उनको बैड तालिबान। सो जो टेररिस्ट है वो टेररिस्ट है। अब आप अगर टेररिस्ट में सेग्रीगेशन करेंगे कि ये अच्छा टेररिस्ट है, ये खराब टेररिस्ट है, तो आपकी ऐसी हालत होगी। पाकिस्तान का ये अच्छा टेररिस्ट और बुरा टेररिस्ट वाला जो पूरा गेम खेलते आए हैं वो लोग 1970s 80s से, इंडिया को अनस्टेबल करने के लिए, इंस्टेबल करने के लिए, इसके इसका ये रिजल्ट है कि पाकिस्तान में खुद उनके बनाए हुए टेररिस्ट, उन्हीं ने उनको बनाया इंडिया और अफगानिस्तान को अटैक करने के लिए। पाकिस्तान ने बनाया टेररिस्ट इंडिया और अफगानिस्तान को अनस्टेबल रखने के लिए, अटैक करने के लिए। वही टेररिस्ट अब पाकिस्तान में ही अटैक कर रहे हैं, तो पाकिस्तान चिल्ला रहा है कि हमारे साथ गलत हो रहा है। बट ये टेररिस्ट को पाकिस्तान ने ही क्रिएट किया है। इनको पहले गुड तालिबान समझ के टॉलरेट किया गया कि ये तो अच्छे तालिबान है, ये पाकिस्तान में अटैक करेंगे, इंडिया में अटैक करेंगे, अफगानिस्तान में अटैक करेंगे, इंडिया में अटैक करेंगे, हमारे लिए तो अच्छे हैं, पाकिस्तान के लिए अच्छे हैं। ये गुड तालिबान ही बाद में जाके बैड तालिबान बन के अब पाकिस्तान में बम फोड़ रहा है। तो पाकिस्तान की खुद की करनी है। अच्छा, एक और चीज, वाई इज पाकिस्तान सो इनसिक्योर अबाउट स्टेबल अफगानिस्तान? स्टेबल अफगानिस्तान होगा तो वो पाकिस्तान से डिमांड करेगा उसका पख्तूनिस्तान, पश्तूनिस्तान। और 1971 में 1971 में पाकिस्तान ऑलरेडी अपना 1/3 टेरिटरी हार चुका है। ईस्टर्न पाकिस्तान जो था, जो बांग्लादेश बन के इंडिया ने जिसको फ्री करा दिया, वो ऑलरेडी हाथ से जा चुका है। अब अगर जो बाकी इनके पास टेरिटरी है, अगर ये वाली टेरिटरी भी अफगानिस्तान को चली जाए, उसके बाद गिलगित बल्तिस्तान वाले लोग भी खुश नहीं है पाकिस्तान में, यहाँ पे बालूचिस्तान वाले खुश नहीं है, सिंध वाले खुश नहीं है। ये सारे लोग अगर अपना अपना अलग अलग डिमांड करने लगेंगे, तो फिर पाकिस्तान में रह क्या जाएगा? पाकिस्तान में रह जाएगा सिर्फ पंजाब। जो पाकिस्तान का पंजाब है, इस्लामाबाद और उसके अराउंड के एरियाज, लाहौर एंड ऑल, सिर्फ इतना ही रह जाएगा जो पाकिस्तान के पास रह जाएगा, बाकी सब अलग हो जाएगा। सो स्टेबल और स्ट्रॉन्ग अफगानिस्तान इज एन एग्जिस्टेंशियल थ्रेट फॉर पाकिस्तान। पाकिस्तान के लिए एक स्टेबल, पीसफुल, स्ट्रॉन्ग अफगानिस्तान एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है। मतलब उसके अस्तित्व को खतरा है। पाकिस्तान के को लगता है कि अगर अफगानिस्तान स्टेबल होगा तो हमारे अस्तित्व को खतरा है, हमारा पूरा वेस्टर्न पार्ट चला जाएगा। सो अपने एग्जिस्टेंस को बचाने के लिए पाकिस्तान ने हमेशा चाहा है कि अफगानिस्तान अनस्टेबल रहे, अंडर डेवलप्ड रहे, पुअर रहे और लड़ता रहे। सो दिस इज अबाउट अफगानिस्तान पाकिस्तान रिलेशंस। एंड इसी कारण से बहुत सारे अफगान हैं जो इंडियंस को अपना दोस्त भाई मानते हैं। इंडियंस के लिए ज़्यादा रिस्पेक्ट और लव है कंपेयर टू पाकिस्तानीज। अफगानिस्तान इंडियंस को ज़्यादा लव और रेस्पेक्ट करते हैं कंपेयर टू पाकिस्तानीज, बिकॉज पाकिस्तानीज ने उनको हथियार दिए, पैसे दिए वहां पे उनको अनस्टेबल करने के लिए, और इंडिया ने जब भी जरूरत पड़ी वहां पे फूड, वहां पे मेडिसिन, वहां पे स्कूल्स, वहां पे कॉलेजेस, वहां पे डैम्स, वहां पे रोड्स, रेलवेज, इंडिया ने वहां पे डेवलपमेंटल वर्क्स किया है
इररेस्पेक्टिव ऑफ वहां पे कौन रूल कर रहा है। जब वहां पे तालिबान रूल था तब भी इंडिया ने वहां पे किया है, जब तालिबान रूल नहीं था तब भी इंडिया ने वहां पे हेल्प किया है। इंडिया हमेशा हेल्प करता आया है, अभी भी हेल्प कर रहा है इंडिया। इवन टुडे व्हेन तालिबान इज देयर, उनकी क्रिकेट टीम को सपोर्ट करता है इंडिया। उनकी अफगान अफगान टीम का जो होम ग्राउंड है, अगर वो कोई टीम अफगान टीम को खेलने जाती है तो उनका होम ग्राउंड इंडिया में है, इंडिया में अफगानिस्तान टीम का होम ग्राउंड है। सो इंडिया इज स्टिल फ्रेंड्स विद अफगानिस्तान। जो भी वहां पे रिजीम चेंज हो, वहां पे रूलर्स जो भी आए और जाए, इंडिया हैज ऑलवेज बीन फ्रेंड ऑफ द पीपल ऑफ अफगानिस्तान। और पीपल ऑफ अफगानिस्तान इसके लिए इंडिया के शुक्रगुजार रहते हैं। सो दिस इज अबाउट अफगानिस्तान पाकिस्तान एंगल, एंड इंडिया का उससे क्या लेना देना है। सो ये एडिटोरियल में ज्यादा कुछ था नहीं, लेकिन हमने इसी के बहाने हमने थोड़ा सा जियो पॉलिटिक्स डिस्कस कर लिया हमारे नॉर्थ वेस्ट का। सो दैट विल बी ऑल फॉर 3rd नवंबर। 3rd नवंबर का एडिटोरियल खत्म। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और बेल आइकन को दबाएंगे ताकि मैं जितने भी वीडियोस बनाऊंगा सबका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा आपको। आई एम गोइंग टू मेक लॉट ऑफ वीडियोस, बहुत सारे वीडियोस होंगे। जनरल स्टडीज के सारे टॉपिक्स कवर्ड होंगे, एंथ्रोपोलॉजी के सारे टॉपिक्स कवर्ड होंगे, साथ में द हिंदू के एडिटोरियल्स होंगे, प्रैक्टिस मॉक क्वेश्चंस होंगे, ये सारे होंगे। सो फॉर ऑल वीडियोस वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा ताकि सारे वीडियोस आते ही आपको नोटिफिकेशन मिले। थैंक यू। गुड नाइट।